अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने अपना 4.5 आई गेस किया था और हमने अपना चैप्टर 4 और 5 हमारा पहले से कंप्लीट था। अब हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर 6 में मुझे शुरू में MCQs नज़र आए कुछ आई 20 है आई गेस MCQs। तो मैंने सोचा कि शायद क्यों ना इसको भी सॉल्व कर लिया जाए और समझ लिया जाए। तो इसमें कुछ 20 MCQs हैं चैप्टर 6 के। आप जब एक्सरसाइजेस देखते हैं उससे पहले लिखे हुए हैं और मैं आपको ये सॉल्व कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ कि किसका क्या आंसर होगा और क्यों होगा। तो चलिए देखते हैं MCQ 1 से। तो MC 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें से बेसिकली हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारी लिखी हुई ये हमारी वो है अकाउंटिंग की जनरल इक्वेशन, जो कि होती है एसेट्स इजिकल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो हमें ये इसमें ये देखना है कि कौन सा वेरिएशन इसमें है जो गलत लिखा हुआ है। तो एसेट्स में से अगर कैपिटल को माइनस करें तो लाइबिलिटीज़ बनता है, क्योंकि एसेट्स इस साइड पे होता है, अगर आप कैपिटल को उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। और बी वाली तो हमारी एक्चुअल इक्वेशन है एसेट्स इजिकल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी में लिखा हुआ है लाइबिलिटीज़ प्लस एसेट्स इजिकल्स टू कैपिटल, तो ये चीज़ गलत लिखी हुई है। डी देखते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, ये सही है, क्योंकि एसेट्स के पास जो भी आएगा वो माइनस होगा। तो यहाँ पर जो है लाइबिलिटीज प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए था माइनस लाइबिलिटीज प्लस एसेट, तो फिर हम बोल सकते थे कि सी वाला आंसर सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा MC1 का सी, क्योंकि ये लिखा हुआ है इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लाइबिलिटीज़ प्लस एसेट्स होना चाहिए था, क्योंकि लाइबिलिटीज़ जब दूसरे साइड पे आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो MC1 का आंसर है सी। मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं इसमें खाली कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी के साथ MC2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेट। तो इसमें से बेसिकली हमें ये बताना है चार ऑप्शन में से एसेट कौन सा नहीं है। तो चेक करते हैं। बिल्डिंग हमें पता है एसेट्स होता है, और ये हमारा जो है लॉन्ग टर्म होता है एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट होता है, क्योंकि 1 साल के बाद भी हमारे पास होता है। और कैश बैलेंस ये भी हमारा एसेट है, लेकिन ये हमारा करंट एसेट है, यानी कि 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर इसमें चेंजेस आते रहते हैं। डेप्टर्स भी हमें पता है हमारा एसेट है, बिकॉज डेप्टर वो होते हैं जो हमसे हमसे जो है कर्ज लेते हैं, यहाँ पे कर्ज पे कोई चीज़ लेते हैं, बाय करते हैं। तो वो अभी हमें पैसे नहीं देते, वो थोड़े टाइम बाद पैसे देते हैं, तो जब तक के लिए उन पर लाइबिलिटी होती है और वो हमारे डेप्टर कहलाते हैं। तो ये भी हमारा एसेट में आता है। और डी पे है लोन फ्रॉम के हैरिस। तो लोन फ्रॉम के हैरिस ये हमारा लाइबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे हमने के हैरिस से लोन लिया है, तो ये लाइबिलिटी हमारी है, तो एसेट में नहीं आती। तो ये लाइबिलिटी है, तो हमारा आंसर इस सवाल का होगा डी, के डी हमारा एसेट नहीं है। तो मैं MC2 का आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ डी। इसके बाद MC3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइबिलिटी। इसमें से ये बताना है कि कौन सी है जो लाइबिलिटीज़ है। ए पे है मशीनरी हमें पता है हमारा एसेट होता है, और ये हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, यानी 12 महीने के बाद भी हमारे पास होता है। बी, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। तो क्रेडिटर फॉर गुड्स यानी कि हमें पता है हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है, और डेप्टर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है। तो इसका आंसर है बी, क्रेडिटर फॉर गुड्स। लेकिन हम पहले नीचे वाले भी चेक कर लेते हैं, सी और डी। सी पे है मोटर व्हीकल्स, डी पे है कैश एट बैंक, तो ये दोनों हमें पता है हमारे एसेट हैं, तो इसका आंसर है बी। इसी के साथ आ जाते हैं नीचे MC4 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। तो ये बेसिकली वो वाला सवाल है जो हमने चैप्टर 1 में किया था, अपना हमारा पहला सवाल, जिसमें से बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें सारे कैलकुलेट करके लिखने थे, कुछ कुछ जगहों पे मिसिंग थे। तो अब हमें इसका आसान निकालने का हल ये है कि हम एसेट कैलकुलेट करें लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ में कैपिटल को ऐड करके। तो सबसे पहले ए वाला करते हैं, 1250 में 600 ऐड करते हैं, तो ये आ गया 700 850, यानी कि एसेट्स हमारा बिल्कुल बराबर है ए वाले का। बी वाले का चेक करते हैं, 2800 प्लस 5400 8200, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे का चेक करते हैं, 1150 प्लस 8200, तो ये हमारा गलत आया है। 9350 इसको होना था, लेकिन ये है हमारा 9550, तो इसका आंसर है सी। तो एक दफ़ा हम डी वाले को भी चेक कर लेते हैं।
1120 प्लस 5420। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है सी वाला, MC4 का आंसर है सी। उसके बाद आ जाते हैं MC5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इसमें से ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए वाली, वी पेड अ क्रेडिटर बाय चेक। तो हमने किसी क्रेडिटर को चेक के ज़रिए पेमेंट की है, तो यहाँ पे एसेट में से बैंक माइनस हुआ है, बिल्कुल सही है क्योंकि चेक के अमाउंट बैंक में से कटे होंगे। और लाइबिलिटीज़ में से क्रेडिटर्स माइनस हुआ है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी कम हुई है क्योंकि हमने उसको पैसे दिए हैं, तो हमारे पैसे लाइबिलिटी कम होती है। और ये ए वाली बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो नीचे चलते हैं। अडेप्टर पेड अस 90 पाउंड इन कैश। तो डेप्टर ने हमें 90 पाउंड कैश पे पे किया है, तो कैश यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास। और लेकिन डेप्टर हमारी लाइबिलिटी नहीं होती, डेप्टर भी हमारा एसेट होता है, तो इसको एसेट वाले साइड पे लिखा हुआ होना चाहिए था और ये माइनस में होना चाहिए था क्योंकि डेप्टर की वैल्यू यहाँ पे कम हुई है, तो ये हमारा गलत है। सी वाले पे, जे हॉल लैंड जस्ट 500 पाउंड बाय चेक। तो जे हॉल ने हमें कुछ पैसे दिए हैं उधार, तो बैंक में हमारे पास पैसे आए हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, हालांकि लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि हमने उससे उधार अभी लिए हैं, दिए नहीं है। तो यहाँ पे होना था प्लस लोन, तो ये भी गलत है। डी वाले में अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट में प्लस और लाइबिलिटीज़ में कैपिटल प्लस, तो यहाँ पे कैपिटल का जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे परचेज हुआ है क्रेडिट पे, तो यहाँ पे उस बंदे का नाम आना चाहिए था लाइबिलिटी वाले सेक्शन में जिससे हमने क्रेडिट पे माल लिया है, तो यहाँ पे कैपिटल तो किसी सूरत में नहीं आना, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो गया फिर MC5 का ए। MC6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसमें भी ये बताना है कौन सा है जो करेक्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ए वाला पढ़ते हैं। एसेट्स टू एन इंक्रीज डेबिट एंड डिक्रीज क्रेडिट। तो हमें पता है जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाते हैं टू पे, कैपिटल एन इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो ये गलत है, हमें पता है कैपिटल जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है और जब हम उसे विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो वो डेबिट होता है, तो ये टू वाला गलत है। थ्री पे आते हैं, लाइबिलिटीज़ एन इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और जब कम होती है तो डेबिट होती है। तो 1 और 3 का आंसर सही है। MC6 का आंसर फिर हुआ सी वाला, 1 एंड 3। तो MC6 का आंसर है सी। उसके बाद आ जाते हैं MC7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसमें से ये बताना है कौन से जो है करेक्ट लिखे हुए हैं अकाउंट्स। सबसे पहला है अबाउट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। तो ऑफिस फर्नीचर हमने कैश के ज़रिए बाय किया है, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट हुआ है और अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है कैश, बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद है टू, अडेप्टर पी सेंक्स पैस अस बाय चेक। तो अडेप्टर ने हमें जो है पे किया है चेक के ज़रिए पैसे जो उसने हमसे लिए होंगे, तो बैंक हमारा डेबिट हो गया और पी सेंक्स्टर की वैल्यू यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी जो कि वो भी हमारा एसेट है, तो पी सेंक्स्टर की वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज उसकी जो डेप्टर यानी कि उस पर जो लाइबिलिटी चढ़ी हुई वो कम होगी, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाते हैं 3 पे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल बाय चेक। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल बाय चेक, तो यहाँ पे कैपिटल में इन्होंने पैसे इंट्रोड्यूस किए हैं, तो यहाँ पे ये उलट लिखा हुआ है। यहाँ पे बैंक हमारा इंक्रीज़ होना था, डेबिट होना था, कैपिटल हमारा डिक्रीज़ होना था, क्योंकि हमें पता है जब हम कैपिटल में अमाउंट ऐड करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, तो 3 गलत है। 4 पे आते हैं, पेड अ क्रेडिटर बी ली बाय कैश। तो हमने किसी क्रेडिटर को बी ली नाम के उसको कैश के ज़रिए पेमेंट की है, तो कैश हमारा डिक्रीज़ हुआ, क्रेडिट हुआ, और बी ली जो हमारा जो क्रेडिटर था जिस पर हमारी लाइबिलिटी थी, तो वो लाइबिलिटी हमारी कम हुई है यानी डेबिट हुई है। तो इसमें हमारे 1, 2 एंड 4 आंसर करेक्ट है, तो MC7 का आंसर हो गया 1, 2 एंड 4 यानी कि सी वाला 1, 2 एंड 4, तो सी वाला इसका आंसर करेक्ट है। 8 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो इसमें से ये बताना है कौन से इनकरेक्ट है। सोल्ड वैन फॉर कैश, तो पहले वाले पे लिखा हुआ है सोल्ड वैन फॉर कैश, तो अकाउंट यहाँ पे कैश डेबिट हुआ है और वैन क्रेडिट हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है क्योंकि कैश यहाँ पे उलट लिखा हुआ है, हमने जो है वैन बेची है कैश के ज़रिए, बल्कि सॉरी ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सोल्ड वैन फॉर कैश, तो यानी कैश हमारे पास पैसे आए हैं
और वैन हमारे पास से गई है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दरअसल परचेज समझा। 2 वाला रिटर्न सम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट टू सप्लायर्स एलटीडी, तो हमने कुछ ऑफिस इक्विपमेंट थे वो सप्लायर्स को वापस दे दिए हैं, यानी कि यहाँ पे हुआ है परचेज रिटर्न। तो अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट और अकाउंट क्रेडिट हुआ है सप्लायर्स एलटीडी। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट हमने रिटर्न किए तो हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हुए हैं, यानी कि गए हैं, और सप्लायर्स एलटीडी का अकाउंट यहाँ पर डेबिट होना था, तो ये उलट लिखा हुआ है, तो 2 वाला हमारा गलत है। उसके बाद आ जाते हैं 3 पे, रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम सी चार्ल्स बाय चेक। तो सी चार्ल्स को हमारा कोई पैसे रह गए थे, वो हमने रीपेड किए हैं, या चेक बाउंस हो गया था वगैरह वगैरह, जो भी एल्स रीज़न था। तो लोन फ्रॉम सी चार्ल्स डेबिट हुआ है, बैंक में हमारा अमाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि पैसे हमने पे किए, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 4 पे आते हैं, अबाउट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम बेटर वेज एलटीडी। तो बेटर वेज से हमने मशीनरी क्रेडिट पे बाई की है, मशीनरी डेबिट होनी थी, बेटर वेज को क्रेडिट होना था, ये उलट लिखा हुआ है। तो 1 एंड 4, 2 एंड 4 हमारा गलत है, तो ए वाला आंसर हमारा होगा MC8 का 2 एंड 4। उसके बाद आ जाते हैं MC9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ परचेजेज। तो इनमें से कौन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि परचेज क्या होता है। ए में है आइटम्स बाउट, ये बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज हर आइटम जो है परचेज नहीं कहलाता, मैंने आपको बताया था, जैसे कि स्टॉक और गुड्स जहाँ पे लिखा हुआ होता है खाली वो परचेज कहलाता है, तो इसलिए हर आइटम के आगे हम परचेज नहीं लिखेंगे। मशीनरी वगैरह और ये वैन वगैरह टाइप के जो आइटम्स होते हैं उसको हम खाली नाम से ही लिख देते हैं, परचेज खाली हमारा स्टॉक या गुड्स में आता है। ठीक है, तो बी पे आते हैं, गुड्स बाउड ऑन क्रेडिट। तो गुड्स बाउड ऑन क्रेडिट ये भी इसलिए नहीं हो सकता कि हमेशा ज़रूरी नहीं है जब भी कुछ हम बाय करें तो वो क्रेडिट पे बाय करें, हो सकता है उस वक्त हम कैश दे दें या उसको चेक दे दें, उसी वक्त अमाउंट क्लियर हो जाए। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल फिक्स नहीं बैठ रही है कि हमेशा हम परचेज जो है क्रेडिट पे करते हैं, हमारी भी कोई इज्जत है, कभी अगर हम पैसे दे के भी कर लेते हैं भाई। तो सी वाले पे है गुड्स बाउट फॉर रीसेल, ये एक अच्छी लाइन है, गुड्स बाउट फॉर रीसेल, यानी कि बिजनेस में हम परचेजिंग क्यों करते हैं, यानी कि आगे बेचने के लिए। अगर हम कुछ किसी सप्लायर से सामान ले रहे हैं तो वो इसलिए ले रहे हैं ना कि हम आगे अपना प्रॉफिट रख के बेचेंगे, तो ये लाइन अच्छी है, गुड्स बाउट फॉर रीसेल, यानी कि हम उसको रीसेल करेंगे। और डी पे लिखा हुआ है गुड्स पेड फॉर, तो ये भी वही वाली लाइन हो गई क्रेडिट वाली कि हमने गुड्स लिए हैं और उसके पैसे हमें चुकाने हैं, पेड करने हैं। तो सी वाले यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक ऑप्शन है परचेजेस के लिए, तो MC9 का आंसर हम यहाँ पे कर देते हैं सी। उसके बाद आ जाते हैं MC10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेल्स नहीं कहलाना चाहिए। तो पढ़ते हैं, ऑफिस फिक्सचर सोल्ड। तो सबसे पहले ही आंसर हमें मिल गया है कि ऑफिस फिक्सचर सोल्ड लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था सेल्स परचेज खाली हम उनके साथ दिखते हैं जहाँ पे स्टॉक गुड्स की बात होती है, तो यहाँ पे गुड्स वगैरह की बात नहीं हुई है, तो ऑफिस फिक्सचर्स को हम खाली ऑफिस फिक्सचर्स बोलते हैं, ये सेल में नहीं आता, तो ए वाला आंसर तो नहीं है। बी देख लेते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आता है, गुड्स लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये आता है, सेल्स ऑफ आइटम प्रीवियसली इंक्लूडेड इन परचेजेस, ये भी सेल्स में आता है क्योंकि हम परचेज करते ही सेल करने के लिए हैं, तो इसलिए ऑफिस फिक्सचर जो है ये हमारा ए वाला आंसर सेल्स में नहीं आना चाहिए, तो 10 का आंसर होगा ए। MC11 ऑफ द फॉलोइंग विच आर करेक्ट। तो इसमें ये बताना है कि इन सब में से कौन से करेक्ट हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू आर विलियम्स, तो हमने कुछ गुड्स सेल किए हैं आर विलियम्स को क्रेडिट पे, तो आर विलियम्स हमारा डेब्टर हो गया, डेबिट वाले साइड पे आएगा, और हमने सेल की है तो सेल होती है तो हमारी क्रेडिट वाले साइड पे आती है, बिल्कुल सही लिखी हुई है 1। उसके बाद आ जाते हैं 2 पे, तो 2 पे हमें दिख रहा है एस जॉनसन रिटर्न गुड्स टू अस, तो यहाँ पे हुआ है रिटर्न यानी कि सेल्स रिटर्न, तो जिसको हम रिटर्न इनवर्स भी बोलते हैं क्योंकि हमारे पास रिटर्न होता है, तो रिटर्न इनवर्स डेबिट होता है क्योंकि जब सेल्स होता है तो क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, और एस जॉनसन को हम पैसे पे करेंगे या फिर हम ना उसने हमसे क्रेडिट पे लिया होगा तो माइनस करेंगे तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो ये 1 और 2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, गुड्स बाउट फॉर कैश, तो हमने कुछ गुड्स बाय किए हैं कैश पे, तो यहाँ पे ये उलट लिखा हुआ है, परचेजेस हमारा डेबिट होना था, कैश हमारा क्रेडिट होना था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 4 वाले पे वी रिटर्न गुड्स टू ए हेनरी, तो ए हेनरी से हमने कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिए हैं, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न हुआ है, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए था रिटर्न आउटवर्ड्स, तो फिर ये सही हो जाता, तो ये भी गलत है फिलहाल।
वन और टू आर करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं 1 और 2 के लिए। तो बी वाला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, तो MC11 का आंसर है बी। MC12 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो इसमें भी ये बताना है कि कौन से इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहला है गुड सोल्ड फॉर कैश, तो गुड सोल्ड फॉर कैश हम सेल्स हमारा क्रेडिट पे आ गया, हमने गुड सेल किए हैं, अकाउंट डेबिट पे आ गया कैश, बिल्कुल सही है। 2 पे आते हैं, गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी कार्टर, हमने गुड्स कुछ बाय किए हैं, परचेज किए हैं टी कार्टर नाम के बंदे से क्रेडिट पे, तो परचेज हमारा डेबिट हो गया, टी कार्टर हमारा क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर है। 3 पे आता है, गुड्स रिटर्न बाय एस टू सी बेरी, तो रिटर्न आउटवर्ड्स हो गया यानी कि परचेज रिटर्न, और सी बेरी हमारा डेप्टर, डेप्टर नहीं बल्कि उसकी अकाउंट डेबिट पे लिखा जाएगा कि वो हमें पैसे देगा, या तो वो हमने उसे अगर क्रेडिट पे लिया होगा तो वो पैसे माइनस कर लेगा। ये तीनों ऑप्शन तो सही है। अब चौथा देखते हैं, वैन बाउट फॉर कैश, तो वैन बाउट फॉर कैश परचेजेस कैश, बिल्कुल गलत। मैंने आप वही रीज़न, गुड्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है और इन्होंने परचेजेस लिख दिया है, परचेजेस वैन के साथ नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पे सिंपल वैन लिखा होना चाहिए था परचेजेस वाली जगह पे, तो फिर ये सही हो जाता। तो फिलहाल 4 वाला गलत है, तो MC12 का आंसर होगा डी, 4 ओनली। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं MC13 की तरफ। गिवन द फॉलोइंग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे हमें कुछ एसेट्स दिए हुए हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है और हमसे कैपिटल का टोटल अमाउंट पूछा हुआ है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, हमें निकालना आता है हमारी अकाउंटिंग की इक्वेशन के ज़रिए, जिसमें है एसेट्स प्लस कैपिटल। सबसे पहले मैं टोटल एसेट निकाल लेता हूँ जो कि है 20,000 प्रेमिसेस, प्लस स्टॉक है हमारे पास 8,500 पाउंड, कैश हमारे पास है 100 पाउंड, तो एसेट्स आ गया 28,600 और लाइबिलिटीज़ हमारे पास होगी 3,000 क्रेडिटर प्लस लोन फ्रॉम AM 4,000। तो अब हमारे को कैपिटल निकालना है, तो एसेट्स में से हमें लाइबिलिटीज़ को माइनस करना होगा। तो 21,600 हमारे पास कैपिटल की टोटल वैल्यू है और इस हिसाब से हमारा बी वाला आंसर सुइटेबल है 21,600, जो कि हमने प्रूव कर लिया है। तो MC13 का आंसर है बी। इसके बाद आ जाते हैं हम 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा है जो करेक्ट है। तो प्रॉफिट डज नॉट अल्टर कैपिटल, प्रॉफिट रिड्यूसेस कैपिटल, कैपिटल कैन ओनली कम फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल। तो प्रॉफिट डज नॉट अल्टर कैपिटल, तो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट से जो है कैपिटल पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि प्रॉफिट जितना होता है आप अपनी कंपनी में उतना इन्वेस्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो आप उसको और बड़ा बनाएं, ये नहीं कि एक सर्टेन पॉइंट पे जो बिज़नेस चल रहा है बस वही चलता रहे। आप हमेशा आगे की सोचते हैं, आप कहते हैं कि अब इतना चल रहा है अब मुझे अगले स्टेज पे जाना चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं अपने बिज़नेस के ऊपर। और नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट रिड्यूसेस कैपिटल, प्रॉफिट जो है कैपिटल को कम कर देता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है, वही सेम रीज़न जो मैंने अभी आपको दिया, कैपिटल कैन ओनली कम फ्रॉम प्रॉफिट, नहीं ये बात भी बिल्कुल गलत है, कैपिटल खाली प्रॉफिट से आपके नहीं आता, आप अपने पर्सनल अकाउंट से भी डालते हैं। जो आपने देखा होगा इतने सारी जनरल एंट्रीज में लिखा हुआ आता है कि किसी बंदे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट की है कि इतने रुपए की अपने पर्सनल अकाउंट से, तो वो प्रॉफिट तो नहीं है ना, वो तो अपने पर्सनल अकाउंट से डाल रहा है। ज़्यादातर कैपिटल आपके पर्सनल अकाउंट से जाते हैं बिजनेस के अंदर, पहले से कैसे प्रॉफिट हो सकता है। डी में है प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, तो ये आंसर सही है, बिकॉज जितना ज़्यादा मैंने अभी आपको बताया ना, जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है उतना ज़्यादा आप अपना कैपिटल बढ़ाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है इंक्रीज़ करता जाए, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा कैपिटल होगा, तो MC14 का आंसर है डी। 15 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। रिसीव्ड कमीशन बाय चेक, जो हमने बैंक में से जो है पैसे इंक्रीज हुए हैं, कमीशन रिसीव हमारा क्रेडिट हुआ है, किसी पे लायबिलिटी थी एक तरीके से वो, जिस क्योंकि उसने अभी हमें पे नहीं किया था तो वो क्रेडिट हो गया। पेड रेट्स बाय कैश, पेड रेट्स बाय कैश, और तो रेट्स हमारा डेबिट हुआ है, रेट्स हमारा डेबिट हुआ है, कैश हमारा क्रेडिट हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, हमने रेट्स को पे कर दिया है तो वो हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पेड मोटर एक्सपेंसेस बाय चेक, मोटर एक्सपेंसेस डेबिट हुआ है और क्रेडिट हमारा बैंक में से हो गया है डिडक्ट, बिल्कुल सही है। चौथा है रिसीव्ड रिफंड ऑफ इंश्योरेंस बाय चेक, तो हमें इंश्योरेंस का रिफंड रिसीव हुआ है तो बैंक में होना चाहिए था, रिसीव डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट इंश्योरेंस के साइड पे होना चाहिए था,
ये उलट लिखा हुआ है। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो MC15 का आंसर होगा 1, 2 एंड 3, जो कि हमारा है बी वाला। तो MC15 का आंसर है बी। उसके बाद आ जाते हैं MC16 की तरफ। ऑफ द फॉलोइंग विच आर इनकरेक्ट, इसमें से ये बताना है कौन से इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो सोल्ड वैन फॉर कैश, सेल्स हुआ है, कैश डेबिट हुआ है और सेल्स हमारा क्रेडिट हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था वही सेम रीज़न अभी ऊपर आया था। गुड्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जो हम परचेज और सेल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। वैन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल वैन, सेल्स की जगह पे वैन आना चाहिए था। तो सबसे पहले तो एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद आ जाता है अबाउट स्टेशनरी बाय चेक। स्टेशनरी बाय की है, डेबिट वाले साइड पे आ गई, बैंक में से डिक्रीज हो जाएगी हमारी अमाउंट, क्योंकि चेक के जरिए की है, तो बिल्कुल सही है। टुक कैश आउट ऑफ बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज़, तो प्राइवेट यूज़ के लिए हमने अपने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ किए हैं। तो ड्राइंग जब हम करते हैं तो वो डेबिट वाले साइड पे आती है, क्योंकि कैपिटल में जब बढ़ता है तो क्रेडिट, जब घटता है तो डेबिट। तो डेबिट वाले साइड पे आना चाहिए था और कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हमारे बिजनेस के लिहाज से कम होना चाहिए था। तो ये भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। और चौथे पे है पेड जनरल एक्सपेंसेस बाय चेक। जनरल एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, डेबिट वाले साइड पे आ गई, बैंक के जरिए पे किए है, तो क्रेडिट हो गया, बिल्कुल सही है। 1 एंड 3 आर इनकरेक्ट, तो 1 एंड 3 हमारा है सी वाला, तो हमारा MC16 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आ जाते हैं MC17 की तरफ। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑन 31 मई 20x5, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि हमारा बैलेंस क्या होगा। तो वो हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना आता है। सबसे पहले मैं डेबिट वाले साइड का निकालता हूँ, टोटल अमाउंट जो कि है 205 प्लस 360 प्लस 180, ये है 745, और राइट साइड पे आ रहा है 350। तो 745 में से 350 को माइनस कर देते हैं क्लोजिंग निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 395। तो 395 हमारा आ गया है, तो हमारा यानी कि डेबिट साइड पे बैलेंस बनता है 395 का, क्योंकि हमारा पैसे जो है क्रेडिट वाले साइड पे कम है, तो वो हम डेबिट वाले साइड पे पूरे करते हैं। लिखते हैं हम क्रेडिट वाले वहाँ पर है जहाँ पे कम होता है, लेकिन अगले महीने में जो हम 1 डेट डाल के लिखते हैं अगले महीने की, जब हमारी लेजर शुरू होगी, उसमें वो हमारा अब उल्टे साइड पे आता है। अगर क्रेडिट वाले साइड पे लिखा हुआ तो वो डेबिट वाले साइड पे आएगा, क्योंकि वो डेबिट वाले साइड पे अमाउंट ज़्यादा हो रही है, जिसको हमें कवर करनी है, बिल्कुल बैलेंस करना है। तो हमारा होगा अ डेबिट बैलेंस ऑफ 395 पाउंड्स, तो सी वाला आंसर है हमारा MC17 का। उसके बाद आ जाते हैं 18 पे। व्हाट वुड हैव बीन द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सी डी फ्रेटर्स इन MC17 ऑन 19 मई 20x5, तो ये बोल रहा है 19 मई तक का उसका बैलेंस क्या निकलेगा, यानी 19 मई के आगे की जो डेट्स हैं उसको हटा दो और अब बताओ मुझे बैलेंस। तो हम यहाँ पे 30 और 28 डेट को हटा देते हैं, क्योंकि 19 से अबव है, और ये MC17 सवाल पे ही करने का बोल रहे हैं। तो 205 प्लस 360, ये हो जाएगा हमारा 565, और 565 में से मैं माइनस कर देता हूँ 300 को, तो ये बन जाएगा 265। तो हमारे पास यहाँ पे बनता है अ डेबिट बैलेंस ऑफ 265, क्योंकि ये भी हमारा डेबिट वाला साइड ज़्यादा है, इंक्रीज़ है। तो MC18 का आंसर होगा ए। इसके बाद आ जाते हैं MC19 की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो सबसे पहला है शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की नहीं शो करता, बिकॉज वो हमारी इनकम स्टेटमेंट करता है, जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकलता है, और हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ है, इसमें क्या इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ट्रायल बैलेंस में ये नहीं होता, वो इनकम स्टेटमेंट में होता है, जो कि हमारा आगे आएगा। इट इज़ अ स्पेशल अकाउंट, ये स्पेशल अकाउंट नहीं है। स्पेशल अकाउंट हर कोई है, हमारे पास जनरल एंट्रीज़ है, लेजर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये स्पेशल अकाउंट नहीं है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है। शोज़ ऑल द एंट्रीज इन द बुक्स, तो ये सारी एंट्रीज बुक पे शो करता है, या ये जवाब भी सही नहीं होगा। एंट्रीज शो करता है वो, लेकिन ये एंट्रीज हमारी शो होती हैं जनरल एंट्रीज में सारी। ट्रायल बैलेंस में खाली वो आती हैं जो हमारे बैलेंसेज होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, हर एंट्री नहीं आती। हर एंट्री आपको मिलेगी जनरल एंट्रीज, लेजर्स वगैरह में। तो ये आंसर भी सही नहीं है, डी वाला आंसर करेक्ट है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑन द बुक्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम वो वैल्यूज़ लेके जाते हैं जो हमारे बैलेंस होते हैं महीने के, जो अगले महीने हमें पूरा करने होते हैं। तो ये सही है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑन द बुक। तो डी MC19 का आंसर है डी। 20 पे आते हैं। इज इट ट्रू दैट द ट्रायल बैलेंस शुड टोटल शुड एग्री, क्या ये सच है कि ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो एग्री करना चाहिए, यानी कि हमेशा सेम आने चाहिए दोनों साइड।
तो इस पर लिखा हुआ नो देयर आर समटाइम्स गुड रीजंस व्हाई दे डिफर, यस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड एट द ईयर एंड, यस ऑलवेज, नो बिकॉज इट इज़ नॉट अ बैलेंस शीट। माना ये बैलेंस शीट नहीं है मगर इसके साइड्स आना इक्वल आना ज़रूरी है, बिकॉज वरना ट्रायल बैलेंस का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने सवाल सही किया है गलत किया है तो फिर फ़ायदा क्या है उस सवाल करने का। जब इक्वल आएगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपने सवाल बिल्कुल सही किया है, आपका बिजनेस बिल्कुल सही जा रहा है, आपके कोई भी बैलेंस वगैरह आगे पीछे नहीं है। तो इसके लिए क्यों इक्वल आना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो आप फ़ौरन समझ जाओगे आपके बिजनेस में कोई मसला चल रहा है या फिर आपने कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक की है। तो इक्वल आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सी वाला आंसर यस ऑलवेज। और इसी के साथ हमारा आज का सवाल कंप्लीट होता है, जो कि एमसीक्यूज़ का सवाल है। इसके बाद हम चैप्टर 6 की जो है एक्सरसाइजेस करेंगे। और इसी के साथ एक मैंने नया कोर्स शुरू किया है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी हम छोटे मोटे सवाल देखेंगे। और उसके बाद जो है 2 कोर्सेज़ और शुरू करने हैं मैंने, जो कि है एक डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और एक हमारा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अगर आपको कहीं पे कुछ रोक के कोई से एमसीक्यूज़ में कुछ देखना है या पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूँगा। और अब हम करेंगे अपना ट्रायल बैलेंस, जो कि हम एक सवाल पहले कर चुके हैं किसी की डिमांड पे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।